दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। आज की वीडियो का पहला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। इसमें आप देखिए कथन है कि अब्दुर रहमान का पुत्र बरखुरदार बिना बुलाए दरबार में आया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर जाने का आदेश दिया। कारण है कि बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो इच्छाओं का कोई और छोर नहीं होता है। तो उत्तर है दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आप जान लीजिए कि अब्दुर रहमान का पुत्र बरखुरदार बिन बुलाए दरबार आया था, इसलिए जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर जाने का आदेश दिया, क्योंकि बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो इच्छाओं का कोई और छोर नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों सही सुमेलन करना है। इसमें शब्दावली और उनके अर्थ का मिलान आपको करना है। देखिए मुगल कालीन प्रशासन में दोस्तों बीटी कची ये सैन्य लिपिकार अथवा सचिव होता था। मीर अदल मुख्य न्यायाधीश। उलूस जो है ये कबीले का अर्थ उलूस है। और वाकया नवीस ये दरबार का इतिहास लिखने वाला दरबारी इतिहासकार होता था। तो याद रखिएगा दोस्तों मुगल कालीन प्रशासन में बीटी कची सैन्य लिपिकार अथवा सचिव होता था। मीर अदल मुख्य न्यायाधीश। उलूस कबीले को कहा जाता था और वाकया नवीस दरबारी इतिहासकार को। अगला प्रश्न है दोस्तों मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से कृषि कैसी थी। तो याद रखिएगा 1 वर्ष में 2 फसलीय अर्थव्यवस्था जो है ये मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी। अगला प्रश्न है खिलत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी, वह क्या था। तो दोस्तों खिलयत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह एक वस्त्र होता था। तो याद रखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खिलत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह एक वस्त्र होता था। अगला प्रश्न है दस्तूर सर्किल निर्धारण के लिए तैयार किया गया था किसके। तो याद रखिएगा दोस्तों दस्तूर जो था वो राजस्व के सर्किल निर्धारण के लिए तैयार किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दस्तूर दोस्तों सर्किल निर्धारण के लिए तैयार किया गया था किसके। तो राजस्व के सर्किल निर्धारण के लिए जो है दस्तूर का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हुड़ बनाया गया था किससे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हुड़ ये सोना से बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए जिस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों और जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया, ये कौन था। तो ये था मुत्तमिद खान। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि मुत्तमिद खान ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों और जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। इसमें आप देखिए मुगल कालीन शब्दावलियाँ और उनका अर्थ आपको बताना है। इजारा क्या है। तो इजारा लगान को ठेके पर देने की प्रथा को इजारा कहा जाता था। और जान लीजिए कि इजारा मुगल कालीन राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी जो ठेका प्रणाली पर आधारित थी। इसके अंतर्गत जागीरदारों द्वारा किसानों से अत्यधिक भू राजस्व वसूली के लिए कृषि भूमि को ठेका पर दिया जाता था, जिससे इजारादारी व्यवस्था कहा गया था।
हासिल क्या होता था? तो दोस्तों मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली जो थी वो हासिल कही जाती थी। और गल्ला बख्शी ये भूमि लगान निर्धारण और एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका होता था। और नाबूद वह क्षेत्र जहाँ पर फसल खराब हो जाती थी उस क्षेत्र को नाबूद कहा जाता था। तो याद रखिएगा, इजारा लगान को ठेके पर देने की प्रथा थी। हासिल मुगल के अंतर्गत भूमि लगान का वास्तविक वसूली हासिल कहलाता था। गल्ला बख्शी भूमि लगान निर्धारण और एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका था। और नाबूद वह क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो उस क्षेत्र को नाबूद कहा जाता था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी यह दूसरी बात है। ये कथन किसका है? तो प्रसिद्ध इतिहासकार J.F. रिचर्ड्स का कथन है कि मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी यह दूसरी बात है। तो मुगलों की सत्ता केंद्रीकृत थी जिसमें बादशाह जो है वो केंद्रीकृत सत्ता का प्रमुख जो है पदाधिकारी होता था या केंद्रीकृत सत्ता का प्रमुख होता था। और ये अच्छी थी अथवा बुरी ये दूसरी बात है। J.F. रिचर्ड्स ने ये कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से क्या था? तो उत्तर है विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। और दीन ए इलाही का प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया। कई इतिहासकार इसको अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया एक नया धर्म भी मानते हैं। और कई लोग इसको या कई मुस्लिम विद्वानों ने इसको अच्छा नहीं माना है। लेकिन दीन ए इलाही प्रारंभिक रूप से विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराने के लिए ये प्राथमिक रूप से इसका यही अर्थ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तर है तारीख़ मुबारक शाही में। दोस्तों तारीख़ मुबारक शाही में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहजादा दारा शिकोह अपनी जिस रचना में इस्लामी सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से करता है वो ग्रंथ कौन सा है? तो ये है मजमा उल बहरैन। मजमा उल बहरैन में दोस्तों दारा शिकोह ने इस्लामी सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से की है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब में से जिसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को अस्वीकृत करते हुए कहा था कि यह पुरुष के स्वास्थ्य का विनाश करता है और उसके घर को दुखों से भरता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन अकबर का है जिसने बहुपत्नी विवाह प्रथा को अस्वीकृत करते हुए कहा था कि ये पुरुष के स्वास्थ्य का विनाश करता है और उसके घर को दुखों से भरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनका सही कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए, अकबर की गुजरात विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, दाग प्रथा की शुरुआत, इलाही युग का आरंभ, इसका सही कालक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले दोस्तों इन घटनाओं में अकबर की गुजरात विजय 1572 ईस्वी, दाग प्रथा की शुरुआत 1573 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और इलाही युग का प्रारंभ 1582 में हुआ था। तो ये आपके निम्नलिखित या जो घटनाएं हैं उनका सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले इसमें अकबर की गुजरात विजय 1572, दाग प्रथा की शुरुआत 1573, हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा 1576 में और इलाही युग का प्रारंभ 1582 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राय सिंह पाँच हजारी किस राजवंश से संबंधित थे? तो उत्तर है राठौर वंश बीकानेर से संबंधित थे राय सिंह पाँच हजारी। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही सुमेलन आपको करना है। कुछ युद्ध हैं और वो किनके किनके बीच हुए थे इनके बारे में आपका मिलान करना है। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं धर्मत का युद्ध जो है ये औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में।
हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बनाम महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें युद्ध और किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था उसका सुमेलन करना है। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच और सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें सही सुमेलन करना है। खासा ए शरीफा ये बादशाह का अपना प्रतिष्ठान था। सहबंदी विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिकों को शहबंदी कहा जाता था। तलब तो ये मनसबदार की वेतन मांग को तलब कहते थे। और ज़कात ये वार्षिक बजट का 1/40 अंश जो धनी मुसलमानों द्वारा राज्य को समर्पित किया जाता था, ये एक धार्मिक कर था। तो याद रखिएगा, खासा ए शरीफा बादशाह का अपना प्रतिष्ठान था। सहबंदी विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक होते थे। तलब मनसबदार की वेतन मांग और ज़कात वार्षिक बचत का 1/40 अंश जो धनी मुसलमानों द्वारा राज्य को समर्पित किया जाता था। और ज़कात एक धार्मिक कर था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों, जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। एक कथन है कि शहर दूर से आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। और मुगलकालीन भारत के शहरों के बारे में ये टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है फादर मांसरेट के द्वारा। दोस्तों, फादर मांसरेट एक ईसाई पादरी थे। उनके द्वारा कहा गया था कि शहर दूर से आकर्षक लगते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये कथन किसका है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य किया था। ये कथन किसका है? तो ये टेवर्नियर का कथन है। दोस्तों, प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री टेवर्नियर का कथन है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य किया था। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह का सही कालक्रम क्या है? तो उत्तर है जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। ये 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है। ये कथन किसका है? तो ये बदायूनी का कथन है। दोस्तों, बदायूनी ने स्त्री के बारे में कहा है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या फिर कब्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, आरिफ कंधारी, अबुल फजल में से जिसने मालवा पर मुगल आक्रमण को ये कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक और कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? तो उत्तर है निजामुद्दीन अहमद ने। दोस्तों, आप जान लीजिए कि निजामुद्दीन अहमद ने मालवा पर मुगल आक्रमण को ये कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक कार्यों में और कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था, इसलिए मालवा आक्रमण जो है ये महत्वपूर्ण और औचित्यपूर्ण है। निजामुद्दीन अहमद का कथन है। अगला प्रश्न है, नाजिम, काजी, मीर ए अदल, कोतवाल में से जिस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? तो नाजिम का। दोस्तों, नाजिम जो है ये मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, असम के अहोम राज्य का वर्णन जिस मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया था? तो ये है आलमगीर नामा। दोस्तों, मुगल दरबारी इतिहास लेखन आलमगीर नामा में असम के अहोम राज्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आप देखिए, विदेशी यात्री और उनके किस शासक के समय काल में उनका भारत यात्रा हुई थी, इसका सुमेलन करना है। इसमें अब्दुल रज्जाक दोस्तों देवराय द्वितीय के शासनकाल में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में, सिदी अली रईस अकबर के शासनकाल में और विलियम फिंच ये जहांगीर के शासनकाल में आने वाला विदेशी यात्री था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दिमसा, मैती, अहोम और कूच में से उत्तर पूर्वी भारत के जिन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था, तो ये थे अहोम और कूच। दोस्तों अहोम और कूच जो हैं ये उत्तर पूर्वी भारत के राज्य थे जिन पर मुगलों ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आध्यात्मिक, उपदेशात्मक, प्रभाववादी और प्रांतीय में से मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता, तो प्रांतीय। देखिए मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति जो है प्रांतीय नहीं था, ये आध्यात्मिक, उपदेशात्मक और प्रभाववादी था। अगला प्रश्न आपका सही सुमेलन करना है। आप देख सकते हैं मुगल काल में जब्त क्या होता था, तो आप जानते हैं भूमि के माप की मुगलों की प्रणाली जब्त कहलाती थी। देशमुख ये राजस्व अधिकारी होता था। वतन ये आनुवांशिक भूमि अधिकार होता था और इजारदारी राजस्व ठेके की प्रणाली होती थी, जो कि जमींदार जागीरदारों द्वारा किसानों से अधिक भू राजस्व वसूली के लिए कृषि भूमि को ठेके पर दिया जाता था। तो ये राजस्व ठेके की प्रणाली थी। तो याद रखिएगा मुगल काल में जब्त भूमि के माप की मुगल प्रणाली थी। देशमुख राजस्व अधिकारी होता था। वतन आनुवांशिक भूमि अधिकार और इजारदारी ये राजस्व ठेके की प्रणाली थी। अगला प्रश्न है भारत में तसव्वुफ का मुख्य योगदान क्या है, तो भारत में तसव्वुफ जो भी सूफी दर्शन के अंतर्गत है, इसका मुख्य योगदान मानवता की सेवा है। अगला प्रश्न है दोस्तों अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में सही कथन क्या है, तो उत्तर है उसने सामान्यतः अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियां की हैं और उसने सामान्यीकरण नहीं किया है, ये सभी। तो दोस्तों अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं कि उसने अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियां की हैं और उसने सामान्यीकरण नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसके कथनानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था, ये कथन किसका है, तो उत्तर है निजामुद्दीन अहमद। दोस्तों आप जान लीजिए निजामुद्दीन अहमद का कथन है कि मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक सुधार जो अकबर द्वारा किया गया वे हैं, तो उत्तर है अकबर ने विधवा विवाह को वैधता प्रदान करवाया, विवाहों का पंजीकरण, खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना, ये सभी ऐसे सामाजिक सुधार हैं जो कि अकबर के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों सही सुमेलन करना है। इसमें आप देखिए इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, मुगल शब्दावलियां, उनका सही सुमेलन आपको करना है। हुंडी क्या होता था, तो हुंडी मुगल काल में विनिमय पत्र को हुंडी कहा जाता था। दस्तक क्या था, तो दस्तक एक प्रकार का आज्ञा पत्र था और ये कर के छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र, उसे दस्तक कहा जाता था। सनद तो ये मुगल शाही आदेश को सनद कहा जाता था और ददनी ये प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन ददनी कहलाता था। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए हुंडी विनिमय पत्र को कहा जाता था। दस्तक कर की छूट के प्रयोजन से यूरोपीय यात्रियों को या यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र दस्तक था। सनद मुगल शाही आदेश और ददनी ये प्रारंभिक या प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन या एडवांस जो था उसे ददनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार किया गया था, किसमें, तो उत्तर है शाहजहां के भवनों में। अगला प्रश्न है दोस्तों समकालीन इतिहासकारों के द्वारा जिस मुगल बादशाह को मुजद्दिद की उपाधि दी गई, तो उत्तर है शाहजहां को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर देखिए बसावन, मनोहर, मिस्किन और अबुल हसन में से कौन सा चित्रकार व्यंग चित्रकार था, तो बसावन दोस्तों ये महत्वपूर्ण व्यंग चित्रकार था। अगला प्रश्न शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था, तो गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में थी।
कारण है कि दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र और निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। तो उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगर जो देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न यात्रियों के उनके भारत आगमन का क्रम क्या है? तो सबसे पहले ह्वेनसांग, उसके बाद इब्न बतूता, फिर बर्नियर और सबसे लास्ट में विलियम होजेज का जो है भारत यात्रा हुई थी। तो ये यात्रियों का भारत आगमन का सही क्रम है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है मूल नाम और उनके जो उपनाम हैं उनसे। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था, जलालुद्दीन अकबर का, नूरुद्दीन जहांगीर का और आलमगीर ये औरंगजेब की उपाधि थी। तो याद रखिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर और आलमगीर ये औरंगजेब की उपाधि थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि 5 वर्ष के सीधे प्रशासन और प्रयोगों के पश्चात अकबर ने उत्तरी भारत की भूमि मनसबदारों को प्रदान की। कारण है कि नई व्यवस्था से अकबर के खजाने में राजस्व वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न में कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। याद रखिएगा कि इसमें कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न। राज तिलक के तुरंत बाद जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किससे संबंधित था? तो उत्तर है राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए। ये जो जहांगीर द्वारा अध्यादेश जारी किए गए थे, और आप जान लीजिए जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा जो प्रमुख अध्यादेश जारी किए गए थे उसमें 10वां अध्यादेश राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च से इलाज से संबंधित था। आप जान लीजिए दोस्तों, 3 नवंबर 1605 को आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए जो कि पूरे साम्राज्य में लागू हुए थे। और इसी के तहत जहांगीर ने मदिरा और अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाया था। और इसमें 12 अध्यादेशों के तहत तमगा और मीर बहरी जैसे करों को समाप्त किया। रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध पर रोक लगा दिया। और इसने मदद ए माश यानी अनुदान भूमि की पुष्टि की थी। और इसमें दोस्तों 10वां अध्यादेश राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज से जो है इसका संबंध था। अगला प्रश्न है ग्रंथों का सही कालक्रम। तो खजाइन उल फतूह, वाकयात ए मुस्ताकी, तबाकत ए अकबरी और मासिर ए जहांगीरी ये ग्रंथों का सही क्रम है। और आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि कमेंट बॉक्स में आप खोजकर इन ग्रंथों के लेखकों का नाम बताइएगा। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन का महान फर्म यानी ग्रेट फर्म सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर है करेन लियोनार्ड ने। दोस्तों मुगल साम्राज्य पतन का महान फर्म सिद्धांत करेन लियोनार्ड के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में दहशाला की घोषणा की थी। सही है। कारण है कि मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू राजस्व निर्धारण पद्धतियों को अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो ये गलत है। देखिए ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में दहशाला की घोषणा की थी। ये आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों दीवाने हसन दहलवी, राजकंवर, तूतीनामा और योग वशिष्ठ में से जिन सचित्र पांडुलिपियों को अकबर के काल में तैयार किया गया था उसमें तूतीनामा और योग वशिष्ठ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इब्न बतूता, निकोलो डी कोंटी, विलियम फिंच और पीटर मुंडी नामक विदेशी यात्रियों में से भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किसने किया है? तो विलियम फिंच ने। दोस्तों विलियम फिंच ने भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किया है।
अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा है? तो ये खामनोर युद्ध कहा है अबुल फजल ने, जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच 1576 में संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि मुगल पश्चिमी दक्कन की भूमि व्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल नहीं हुए। कारण है कि अहमदनगर, खानदेश और बीजापुर के मुगल अभियानों ने पश्चिमी दक्कन की मुस्लिम सत्ता को कमज़ोर कर दिया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आप जान लीजिए कि इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, याद रखिएगा। देखिए, मुगल पश्चिमी दक्कन की भूमि व्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल नहीं हुए, सही है। और कारण में कि अहमदनगर, खानदेश और बीजापुर के मुगल अभियानों ने पश्चिमी दक्कन की मुस्लिम सत्ता को कमज़ोर किया, ये भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निशान दस्तावेज को परिभाषित किया गया है किस रूप में? तो आप जान लीजिए कि निशान दस्तावेज को मुगल सम्राट या शाही परिवार के सदस्यों द्वारा जारी आदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आप जान लीजिए कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निशान दस्तावेज क्या होता था? तो आप जान लीजिए कि निशान दस्तावेज ये मुगल सम्राट या शाही परिवार के सदस्यों द्वारा जारी आदेश को निशान कहा जाता था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगलकालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें आपने मुगलकालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में तैयार किया है। इसके अगले भाग में हम दोस्तों मुगलकालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।